हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। चलो, 36 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। 37 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 37। बुक कीपिंग डिनोट्स। बुक कीपिंग क्या डिनोट करता है या पुस्तपालन से आशय है, क्या आशय है या क्या डिनोट करता है बुक कीपिंग? ऑप्शन ए, ऑप्शन को लेकर के हम बात करेंगे। ऑप्शन ए, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन बुक्स। आर्ट ऑफ recording business dealings in books बी क्या कहता है आपका? कीपिंग ऑफ बुक्स। सी कहता है आपका मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स फॉर परचेज सेल। मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स फॉर परचेज सेल। और डी कहता है आपका ऑल ऑफ दीज। देखिए, बुक कीपिंग क्या किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन बुक्स। तो ये क्या है? बुक कीपिंग क्या है? आर्ट है रिकॉर्डिंग का, है ना। क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो बिज़नेस डीलिंग, यानी बिज़नेस का जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का आर्ट है। रिकॉर्ड करने के आर्ट को ही हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं, है ना। तो बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग प्रोसेस याद करो। बिज़नेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने तक का जो आपका प्रोसेस था उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं, और जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। मतलब क्लासीफाई के आगे जो आपका प्रोसेस है, यानी समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन, तो ये आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग का क्या काम है? तो सिर्फ बिजनेस के डीलिंग को, यानी बिजनेस में जो डील होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है, उसको रिकॉर्ड करने का काम जो होता है वो बुक कीपिंग का होता है। उसी को हम बुक कीपिंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर कहता है कीपिंग ऑफ बुक, बुक को रखना। ये बुक कीपिंग थोड़ी ना है, ये तो गलत है आपका। सी है मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ बुक्स फॉर परचेज सेल। आप मेंटेन कर रहे हैं बुक के स्टॉक को, मतलब आप बुक जो है वो खरीद के रखे हुए हैं और क्या काम कर रहे हैं? तो उसको खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। क्या बुक को खरीदना और बेचना या उसका स्टॉक मेंटेन करना बुक कीपिंग कहलाता है? बिल्कुल नहीं। और कहता है ऑल ऑफ दिस, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आर्ट है रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग, यानी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इन बुक्स। बुक्स का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जो है आपका, उसमें किस तरीके से सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ये आपका काम बुक कीपिंग का है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद 38। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर, मतलब अकाउंटिंग का क्या कार्य है। ठीक है, अकाउंटिंग का क्या कार्य है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ऑप्शन ए है आपका टू a certain profit or loss.
ऑप्शन बी, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। To ascertain the financial position of the business. C. To provide information to various parties. और डी है आपका ऑल ऑफ दिस। चलिए, क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब कैसे, वन बाय वन करके हम यहाँ पे समझते हैं। चलिए देखिए, अकाउंटिंग का काम क्या है? अकाउंटिंग का सिर्फ काम रिकॉर्डिंग करने का नहीं है। रिकॉर्ड कर दिए इससे क्या फ़ायदा होगा? जब तक बिजनेसमैन को प्रॉफिट एंड लॉस का पता ना चले या बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता ना चले, तब तक अकाउंटिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है आपका। तो अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शन है, जो कार्य है आपका, वो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना और बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करना काम है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए या फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल एजेंडा अकाउंटिंग का यही है कि रिकॉर्ड करना तो है ही, रिकॉर्ड करना तो उसका प्राइमरी फंक्शन है, या बोलो बेसिक फंक्शन तो है ही आपका अकाउंटिंग का। लेकिन अल्टीमेट पहुंचना कहाँ है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, दो ही है आपका। फिर उसके आगे एनालिसिस और इंटरप्रेट करो आप रिजल्ट को, और देन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में कम्युनिकेट कर दो। तो देखिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का कार्य क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का निर्धारण करना, असर्टेन करना, और क्या निर्धारण करना? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम क्या बनाते हैं जानने के लिए, इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये, और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये चीज़ हम प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट। और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी, ये तो फिर काम हो गया आपका कम्युनिकेशन का। तो अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है, और प्रोसेस क्या है आपका? बिजनेस स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए, रिकॉर्ड किए जर्नल में, क्लासीफाई किए लेजर में, इसके बाद हम समराइज़ किए, इसमें हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किए, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रेट किए, और देन कम्युनिकेट कर दिए। तो कम्युनिकेट किसे करेंगे? पार्टीज़ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वेरियस पार्टी का मतलब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल यूज़र एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र में आप जानते हो कौन है? ऑनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर है। एक्सटर्नल यूज़र में कौन होता है? क्रेडिटर होता है, बैंक होता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, टैक्स अथॉरिटी होता है, ये सारा आपका एक्सटर्नल यूज़र में आता है। तो वही वेरियस पार्टी है आपका। इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड करना? ताकि उनको बिज़नेस के बारे में सब कुछ पता चले, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चले, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले, यानी बिज़नेस का ओवरऑल व्यू के लिए अकाउंटिंग ज़रूरी है। ये हो गया। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारा काम आपका अकाउंटिंग करके देता है, ठीक है। और ये कौन से अकाउंटिंग की बात हम कर रहे हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 38 के बाद 39, जब आप यूनिट वाइज सारे वीडियो को देखोगे या यूनिट वाइज आप प्रिपरेशन करोगे, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कर लोगे। चलो, क्या कहता है आपका? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है, क्या विशेषता है लेखांकन का, ये बेसिकली हमको यहाँ पे जानना है।
तो सबसे पहला आपका ए नंबर यहाँ पे कहता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो है ये। बी नंबर क्या कहता है आपका? क्लासिफाइंग। ठीक है, क्लासिफाइंग। सी नंबर आपका कहता है समराइजिंग। समराइजिंग। और डी कहता है ऑल ऑफ दिस। क्या होगा ये तो आप जान रहे हैं। क्या अकाउंटिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या विशेषता है? तो ये तो अकाउंटिंग प्रोसेस का ही है आपका। रिकॉर्डिंग जर्नल बनाते हैं, क्लासीफाई लेज़र बनाते हैं, समराइजिंग इसमें हम ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो रिकॉर्डिंग कहाँ कर रहे हैं हम? जर्नल में। क्लासीफाई लेज़र बना करके, और समराइजिंग में, समराइजिंग का मतलब क्या? सारे चीज़ों को समराइज कर दो। जर्नल बना रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं बड़ा बड़ा, लेज़र बना रहे हैं, इसके लिए भी बड़ा बड़ा रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि ये सारा काम तो अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करता है, लेकिन फिर भी अगर रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हो या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी आपका उसमें पेज अच्छा खासा लेता है। तो कहने का मतलब है कि जर्नल बना रहे हैं, लेज़र बना रहे हैं, ये काफ़ी स्पेस लग रहा है। लेकिन अब क्या करना है? अब इन सारे ट्रांजैक्शन को जो हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया है और लेज़र में पोस्ट किया है, उनको समराइज़ करने का वक्त आ गया है। यानी उनको इकट्ठा करके उसको निचोड़ निकालना है उसमें से। ये जानना है कि हमें अब इस ट्रांजैक्शन से हमें क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ और क्या फाइनेंशियल पोजीशन हुआ। तो समराइजर में हम वही काम करते हैं। क्या बनाते हैं? तो लेज़र की मदद से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या बनाते हैं? इसी की मदद से बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, है ना। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस किसकी मदद से बनाते हैं? तो लेज़र की मदद से। और लेज़र किसकी मदद से बनाते हैं? जर्नल। तो यही तो प्रोसेस भी है आपका ना। बिजनेस जो है आपने स्टार्ट किया, फिर क्या किया? रिकॉर्डिंग किया जर्नल में, क्लासीफाई किया आपने लेज़र में, रिकॉर्डिंग किया जर्नल में, क्लासीफाई किया लेज़र में, और उसके बाद समराइज में आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। इसके आगे का भी प्रोसेस है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को आपने रिजल्ट को कम्युनिकेट कर दिया। तो ये सारा भाग जो है आपका वो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है, इसीलिए ये अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग का कितना टाइप्स होता है? ये पहले भी मैंने आपको बताया है। ए क्या कहता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑप्शन ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी कॉस्ट अकाउंटिंग, और ऑप्शन डी है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और सॉरी ए बी सी, और डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस होगा, ये तो आप जानते ही हो, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। फिर भी थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम क्या कर रहे हैं? यही जो है आपका ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमको प्रॉफिट एंड लॉस जानना है, हमको बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो ये बनाना होगा आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बनाना होगा। फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। ये काम किसका है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यही कर सकता है आपके लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग
बेसिकली कॉस्ट डिटरमाइन करेगा, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का कॉस्ट डिटरमाइन करना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको करना होगा। कॉस्ट कंट्रोल करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको करना होगा। डिसीजन मेकिंग जो रिलेटेड प्रॉब्लम होता है आपका बिजनेस में, उसके लिए आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो बिजनेस में बेसिकली 3 टाइप का जो है अकाउंटिंग को जो है फॉलो किया जाता है। एक है आपका फाइनेंशियल, ये तो करना ही है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उसको आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी करना होगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करना होगा, है ना, उसका भी सहारा लेना होगा। और चाहे तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी सहारा ले सकता है। तो कहने का मतलब कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, बना रहा है उसको, तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो उसको करना ही है, लेकिन उसको प्रॉफिट एंड लॉस भी जानना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसका इन्फॉर्मेशन देगा। तो उसको तो दोनों देखना है, कॉस्ट भी और फाइनेंशियल भी। तो कहता है कि कितने टाइप का अकाउंटिंग होता है, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दिस। चलिए 40 के बाद 41। और भी क्वेश्चन जो है, जितना बुक में आपका मैंने आपको पीडीएफ दिया है, उसके अलावा भी जितना क्वेश्चन बनता है यूनिट 1 से, वो सारा क्वेश्चन आप लोग करोगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछोगे। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसमें से बिजनेस का लैंग्वेज किसे कहता है, कौन है बिजनेस का लैंग्वेज? तो जान ही रहे हो, आपका अकाउंटिंग है, इंग्लिश, उसके बाद है स्टैट है आपका, इसके बाद लिखा है आपका इकोनॉमिक्स, और डी कहता है आपका अकाउंटिंग। ऑप्शन डी अकाउंटिंग, बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। 41 है कि इसमें से लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब बिजनेस का की भाषा कौन बोलता है, तो अकाउंटिंग बोलता है। सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारा काम अकाउंटिंग करता है, इसीलिए जो बिज़नेस की भाषा है वो अकाउंटिंग है आपका। ठीक है, इसके बाद 42, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1949। सीधा बात है इसमें, ऑप्शन ए 1948, बी 1949, सी 1950 और डी 1952। करेक्ट ऑप्शन 1949। ये आप याद रखना कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो कब सेटअप किया गया है, जो टाइम टू टाइम जितना भी अकाउंटेंट है उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपको काम करना है। ये सारा काम आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का है, जिसको सेटअप किया गया था 1949 में। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, अब 43। है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, पर चलो इसको देखते हैं। ए है आपका परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल वर्थ ₹20,000। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। ऑब्वियसली जो गुड्स परचेज किया जाता है उसको रीसेल ही करने के लिए किया जाता है। रीसेल वर्थ ₹20,000। गुड्स का मतलब ही होता है कि आपने वो सामान खरीदा ही है बेचने के लिए, तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल वर्थ ₹20,000। बी
पेड सैलरी ₹5,000, C sold goods for cash 8,000, और D purchase a TV for पर्सनल यूज़। अब ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से अब इसको देखना होगा। क्या कहता है 43 नंबर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या लिखता है, ये कहता है कि नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन नहीं है? तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल वर्थ ₹20,000। देखिए ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है, मालिक है। और अभी तो हम सोल प्रोप्राइटर का ही बिजनेस जान रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर में सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सेम आपका पार्टनरशिप का भी है, क्लास 12 में देखेंगे। तो गुड्स को परचेस किया गया है ना, किसके लिए? बेचने के लिए। तो ये क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल है। बिजनेस का काम ही है गुड्स को परचेस करना और सेल करना, तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। क्या कहता है? नहीं जो है पेड सैलरी। अब सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? वो कहता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होता है, और बिजनेस जो है जो रिकॉर्ड करना है सारे ट्रांजेक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अब बिजनेस चाहे अपने एम्प्लॉय को रेंट पे करे, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करे, बिजनेस रेंट पे करे, बिजनेस कोई भी चीज़ पे करे, है ना, तो पे करे या रिसीव करे, वो सारा क्या है? बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। इवन ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कोई सामान निकालता है तो वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि बिजनेस से डील हो रहा है ना यहाँ पर। बिजनेस से जो भी बिजनेस के अंदर आया बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और बिजनेस से जो भी गया वो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है ना। तो पेड सैलरी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अब बिजनेस अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बिजनेस रेंट पे किया, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बिजनेस किसी को कमीशन दिया, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा। अरे बिजनेस का सामान खरीदना और बेचना ही तो काम है। अगर सामान खरीदेगा ही नहीं, बेचेगा ही नहीं, तो बिजनेस फिर चल ही क्यों रहा है, बिजनेस कर ही क्यों ही रहा है ना। तो सामान खरीदना, बेचना, प्रॉफिट कमाना बिजनेस का मेन मोटिव है आपका। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश बिल्कुल बिजनेस का ये ट्रांजेक्शन है। और क्या है? परचेज अ टीवी फॉर पर्सनल यूज़। अब क्या कहता है? ऑनर जो है एक टीवी परचेज किया है पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। और लो यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ है पर्सनल यूज़ के लिए। ये अपने पॉकेट से ये टीवी खरीदा है, अपना जेब से ये जो है पैसा निकाला, टीवी खरीदा है। तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं। बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड होता है ना, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा और ऑप्शन को घुमा करके लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा है ठीक है, परचेज अ टीवी फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा है टीवी, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन अगर टीवी परचेज किया है, मान लो कि 50,000 का, 50,000 का टीवी परचेज किया गया है, लेकिन ये 50,000 रुपया बिजनेस से निकाला और टीवी परचेज किया, तो 50,000 रुपये बिजनेस से अगर निकाला गया है तो फिर ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। इसका एंट्री क्या बनेगा? ड्राइंग से ऑन डेबिट टू कैश, और फिर जाके ये टीवी खरीदा। तो अगर मान लीजिए कि बिजनेस से निकाल करके टीवी खरीदा है, तो क्या एंट्री बनता है इसका? ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 50,000। अगर बिजनेस निकालो तो ये जो है, अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि परचेस अ टीवी फॉर पर्सनल यूज़, इसने अपने पैसे से टीवी खरीदा है ना, तो फिर ये कोई ड्राइंग्स भी नहीं है। ड्राइंग्स मतलब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला, तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई डील नहीं है, ये अपना घर का काम कर रहा है, तो ये आपका कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, और हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे।
ऑनर का पर्सनल ट्रांजेक्शन, घर का, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब ऑनर अपने गाड़ी में तेल भरवाया है ना, ऑनर अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है, ऑनर जो है अपने घर का होल्डिंग टैक्स या जो भी टैक्स वगैरह है पे किया है, अपना अपना पर्सनल टैक्स पे किया है, तो वो बिज़नेस का ट्रांजेक्शन आपका नहीं है। बिज़नेस से अगर निकाल के करेगा तो बिज़नेस का ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज ये पर्सनल अपना घर पे जो खर्च कर रहा है उसको बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है और बिज़नेस को रिकॉर्ड भी नहीं करेगा, क्योंकि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, 44 द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मूलभूत कार्य क्या है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मूलभूत, बेसिक बोल रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं फिर बात करते हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 43 और 44, रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, बी, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा। इसके बाद असिस्ट द मैनेजमेंट, और डी जो है कहता है क्या है, नन ऑफ दिस। चलिए इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूज करने जैसी कोई बात नहीं है। बोलता है कि बेसिक फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेसिक का मतलब होता है आपका मूलभूत, सबसे ज़्यादा ज़रूरी या जो सबसे पहले होना चाहिए, उसको बोलते हैं बेसिक। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग का तो फंक्शन रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये भी आपका फंक्शन है, कार्य है अकाउंटिंग का। इंटरप्रेट करना भी अकाउंटिंग का कार्य है, और मैनेजमेंट को सहायता प्रदान करना, मदद करना, असिस्ट करना, ये भी आपका अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। क्योंकि अगर कम्युनिकेट कर रहा है ना अपने रिजल्ट को यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग में, जिसमें आपका इंटरनल यूज़र में मैनेजमेंट भी आता है, तो कहने का मतलब है कि ये सारा जो है आपका अकाउंटिंग का कार्य है। लेकिन पूछता है बेसिक कौन सा है, यानी आंसर के सबसे नज़दीक कौन सा है, ये आपको आप ऑप्शन में चूज़ करना पड़ेगा। देखिए कोई भी आपका जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि चारों ऑप्शन आपका सही हो, लेकिन आंसर के सबसे नज़दीक कौन सा ऑप्शन होगा सही, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि सबसे नज़दीक ऑप्शन कौन सा है। यानी आंसर जो भी क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, जैसे अभी यहाँ पे पूछा गया है कि बेसिक फंक्शन क्या है, तो अब फंक्शन तो सारा है लेकिन बेसिक क्या है, आंसर के सबसे नज़दीक क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अगर बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो आगे का काम ही ख़त्म है ना। बिजनेस के ट्रांजेक्शन को अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ना ही आप बिज़नेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता कर पाइएगा, ना ही आप बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता कर पाइएगा, ना ही आप एनालिसिस एंड इंटरप्रेट कर पाइएगा, और ना ही आप उसे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में कम्युनिकेट कर पाइएगा। तो देखिए प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग करो, उसको क्लासीफाई करो, समराइज़ करो, एनालिसिस और इंटरप्रेट करो, और तब कम्युनिकेट करो। तो बेसिक काम ही नहीं करिएगा तो आगे का काम होगा क्या। अकाउंटिंग में आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म मैंने आपको बताया था, यूनिट 1 में पढ़ाया था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी बहुत सारा ऐसा वर्ड या ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है अकाउंटिंग में जो आपको पता नहीं होगा। आप क्लास 11 से अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, आपने अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट किया है, और इसके पहले तो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, साइंस का सब्जेक्ट था, लेकिन कॉमर्स नहीं था। तो सबसे पहले आपको यूनिट 1 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इसीलिए डाला गया था ताकि आप बेसिक बातें अकाउंटिंग की सीख सकें। तभी तो आप आगे का काम कर पाएंगे ना, तभी तो आप जर्नल बना पाएंगे, उसे क्लासीफाई कर पाएंगे, समराइज कर पाएंगे। बेसिक ही नहीं जाने तो कैसे होगा। तो वही यहाँ पर काम है कि अगर आप बेसिक काम ही नहीं करोगे
यानी सबसे प्राइमरी काम, सबसे ज़रूरी काम ही नहीं करोगे तो आगे का क्या बात है, आगे का कुछ भी कर पाओगे क्या, इंटरप्रेट कर पाओगे? अरे बेसिक काम नहीं करोगे तो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस ही पता नहीं चलेगा, फाइनेंशियल नहीं पोजीशन ही नहीं पता चलेगा, तो आप इंटरप्रेट भी नहीं कर पाओगे। और मैनेजमेंट को तो सहायता पहुंचाना दूर की बात है जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे तो रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन ये सबसे बेसिक काम है किसी भी अकाउंटिंग का, या बोलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे बेसिक काम है आपका सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो क्वेश्चन नंबर 44 के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।